हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा, और उनके हम ऑनलाइन एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो उनको हम क्या करेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्ज़ाम और अदर टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 31 दिसंबर 2021 का पेपर वन सॉल्व करेंगे। और 31 दिसंबर 2021 का पेपर वन सॉल्व करेंगे और 31 दिसंबर 2021 पेपर वन के सब्जेक्ट्स हैं। और पहला सब्जेक्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। उनके हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पहला सेक्शन पेपर वन का, जो कब हुआ था, 31 दिसंबर 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया था ऑनलाइन एग्जाम पेपर वन का पेपर वन। ठीक, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को रीड करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। देखिए, जब बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर उसका उत्तर देंगे। तो फ्रेंड्स बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बच्चों का विकास को उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जो आपका विकास है, विकास से तात्पर्य है किसी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन, जैसे कि व्यक्तित्व में परिवर्तन या अन्य मानसिक और भावनात्मक पहलुओं से है। यह सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, सामाजिक, भावनात्मक और अन्य में होता है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से है, प्रभावित होता है। सामाजिक संस्कृति संदर्भ बाल विकास की प्रक्रिया में संस्कृति और सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर देते हैं, या इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि बच्चे की सोच शून्यता में विकसित नहीं होती है, बल्कि उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होती है जिसमें वह बड़ा होता है। विकास में परिवर्तन शामिल है। विकास पूर्व अनुमेय है क्योंकि एक बच्चे के लिए विकास की दर स्थिर होती है, इसलिए कम उम्र में विकास परिणामों का पूर्व अनुमान लगाना संभव है। कलाई का एक्सरे बच्चे की अनुमानित ऊंचाई का अनुमान लगाएगा। इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते हैं कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। बच्चों के विकास के संबंध में सही कथन यही है कि सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स फॉर ग्रेड थर्ड स्टूडेंट्स। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है और सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दिया गया है आपका, निम्न में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को रीड करना है, पढ़ना है और अच्छी तरीके से समझना है और आपको सही ऑप्शन यानी कि सही आंसर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक धागे में मोती पिरोना। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड।
देखिए, जो आपका विकास है, विकास सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, भावनात्मक, सामाजिक आदि को संदर्भित करता है। विकास के विभिन्न प्रकार हैं, अर्थात शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिक विकास। जो आपका गत्यात्मक कौशल है, एक गत्यात्मक कौशल एक कार्य है जिसमें एक विशिष्ट कार्य करने के इरादे से मांसपेशियों की सटीक गति शामिल होती है। गत्यात्मक कौशल सीखने को उस प्रक्रिया में रूप में परिभाषित किया जाता है कि जिसके द्वारा अभ्यास के साथ गतिविधि को अधिक तेजी से और सटीक रूप से निष्पादित किया जा सके। जो आपका शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसके दो भागों में अर्थात सकल गत्यात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में विभाजित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स आर डिटरमाइंड सोलेली बाय हेरिडिटी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अनुसार बताना है। क्वेश्चन को रीड करिए ध्यानपूर्वक, केयरफुली पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या कह रहा है क्वेश्चन में। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णता आनुवांशिक है? आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। तो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, केवल आंखों का रंग। ठीक, आंखों का रंग। जो आंखों का रंग है, यानी कि जो आपका आई कलर है, आई कलर क्या होता है? आनुवांशिकता पर निर्भर करता है, यानी कि जो ये क्या है? आनुवांशिकता का उदाहरण है आंखों का रंग। ठीक, जो आपका आई कलर है, ब्लैक में भी, ब्लैक कलर भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। ठीक, और भी कई कलर्स होते हैं जो आंखों के रंग को स्थापित करते हैं, जिसके अनुसार, उनके रंग के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो मानव वृद्धि और विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वे ऐसे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रवृत्ति और गुण व्यक्तित्व का एक पहलू है, अर्थात किसी व्यक्ति की एक उचित विशेषता है। ये व्यक्तित्व गुण प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग व्यक्तित्व को मापते हैं। जो आपका आनुवांशिकता है, उन लक्षणों को संदर्भित करती है जो माता पिता से उनकी संतानों तक जाते हैं। यानी कि जो भी करेक्टर्स होते हैं वो अपने माता पिता से ट्रांसफर होते हैं उनके नए यंग ऑफस्प्रिंग में, यानी कि उनके जो आपके नए संतान है, जो माता पिता की जो उनकी नई संतानें हैं, या जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, या फिर उनके संतानें हैं, माता पिता से उनकी संतानों तक जाते हैं। सभी जन्मजात लक्षण होते हैं। वृत्ति और बुद्धि लब्धि आनुवांशिकता पर निर्भर करते हैं। जब हम आनुवांशिक रूप में मिले शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका अर्थ है कि उन लक्षणों से है जो बच्चों ने अपने माता पिता और दादी दादा से या दादा दादी से हासिल किए हैं या नाना नानी से हासिल किए हैं। आनुवांशिकता वह है जिसके साथ एक व्यक्ति पैदा होता है या जीन का एक विशिष्ट संयोजन है जो हमें विरासत में मिलता है, और यह ऊंचाई और कुछ आदतों जैसे विशेषताओं में दिखाई दिया था। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि यदि कोई बच्चा भूरी आंखों और काले बालों के साथ पैदा हुआ है तो यह संभव होगा कि उसे अपनी आंखों का रंग अपनी माँ से विरासत में मिला है और उसके बाल उसके पिता की तरह होंगे। तो आपका क्या है? जो आंखों का रंग है अनुवांशिकी, यानी कि जो आपका आई कलर है, ठीक, वो क्या है? हेरिडिटी के कैरेक्टर्स में आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, स्कूल्स टीच न्यू बिहेवियर्स एंड रूल्स टू चिल्ड्रन एंड एक्सपेक्ट देम टू एक्ट अकॉर्डिंगली। द स्टूडेंट सॉरी द स्कूल इज एक्टिंग एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपको रीड करना है ध्यानपूर्वक, केयरफुली आपको पढ़ना है और समझना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए दिया गया कि विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं, उनसे उस इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है और वही ऑप्शन आपका हो जाएगा।
उसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर होगा द्वितीय, यानी कि सेकेंडरी एजेंसी, यानी कि क्या है, द्वितीय संस्था के रूप में कार्य करता है। देखिए जो आपका सामाजिकरण है वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार होने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करते हैं। यह केवल व्यवहार के सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीकों तथा आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेने को संदर्भित करता है। सामाजिकरण पहचान की बातचीत करने और स्वयं पहचान विभिन्न दृष्टिकोणों और व्यवहारों की अवधारणा को आकार देने की निरंतर प्रक्रिया है। सामाजिकरण में परिवार, समूह, स्कूल, सहकर्मी और मास मीडिया जैसे 4 प्रमुख एजेंट हैं। जो आपका सामाजिकरण है, सामाजिकरण 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकंड है आपका द्वितीयक सामाजिकरण जो आपका होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। जो आपका द्वितीयक सामाजिकरण है यह तब होता है जब शिशु बाल अवस्था के चरण में गुजरता है और परिपक्वता में जाता है, या उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो बाद के वर्षों में क्रिया करती है। ठीक। जो आपके परिवार से अधिक इस चरण के दौरान स्कूल और समकक्षीय समूह जैसे से सामाजिकरण के कुछ अन्य माध्यम बच्चों को सामाजिक बनाने में भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि विद्यालय बच्चों को मूल्यों, मानदंडों और परंपराओं को प्राप्त करने में तथा अंत क्रिया के माध्यम से सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेतों को विकसित करने में मदद करते हैं। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की संस्था है आपकी द्वितीय यानी कि सेकेंडरी संस्था यानी कि सेकेंडरी एजेंसी है, यानी कि द्वितीय संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, according to Lawrence Kohlberg, at which level of moral development does the child display good boy, good girl orientation? अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन आपको टिक करना है। देखिए दिया गया लॉरेंस कोहलसबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है और सिलेक्ट करना है, और वही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पारंपरिक स्तर, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए जो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो आपके लॉरेंस कोल्सबर्ग साहब थे, उन्होंने क्या दिया था, नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया जिसमें 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। लॉरेंस कोल्सबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पारंपरिक स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इस अवस्था के दौरान बच्चे के नैतिक व्यवहार का कारण स्वीकृति प्राप्त करना है और दूसरों द्वारा निंदा से बचना है। नैतिकता का पारंपरिक स्तर है नैतिकता का एक अवस्था है जिसमें बच्चे दूसरों को खुश करने के लिए निर्णय लेते हैं, यानी कि डिसीजन लेते हैं। बच्चे पारंपरिक संबंधों को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। बच्चे दूसरों के अनुमोदन पर प्रयास करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सीता's ability to modify her action of riding a scooter based on her experiences of riding a bicycle would be an example of। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ें और समझें और सही ऑप्शन पर टिक करें। तो दिया गया है आपका, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाएगा। आपके ऑप्शन है समावेशन, संतुलन, समायोजन और असंतुलन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, समायोजन, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक। देखिए जो आपका मौजूदा जो स्कीमा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार
आत्मसातीकरण, समायोजन और समय धारण ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चे नए अनुभवों को पहले से मौजूद अनुभूति संरचनाओं जैसे स्कीमा में एकीकृत किया है उन्होंने। ठीक। जो आपके प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार मौजूदा स्कीमों को संशोधित करना समायोजन कहलाता है, या नए अनुभव के परिणाम स्वरूप मौजूदा विचारों और योजनाओं को बदलने और किसी की मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं में संशोधन करके सोचने और व्यवहार करने के नए तरीकों को समायोजित करने का एक तरीका है। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में संशोधित करने की एक क्षमता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि साइकिल चलाने के अपने अनुभव के आधार पर सीता की स्कूटर चलाने के तरीके संशोधित करने की क्षमता समायोजन का एक उदाहरण है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इन डैश स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग सेमियोटिक फंक्शंस रैपिडली डेवलप लैंग्वेज स्किल्स। अब आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है, और ताकि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा और उस सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है, और वही आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा। दिया गया है कि डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है, क्वेश्चन को पढ़कर ध्यानपूर्वक और समझना है और सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक। देखिए, जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं जैसे जानना, सोचना, याद रखना, पहचानना, श्रेणीबद्ध करना, कल्पना करना, तर्क करना, निर्णय लेना यानी डिसीजन लेना आदि शामिल है। पियाजे के अनुसार विश्व के बारे में बच्चों की समझ का विस्तार, क्योंकि वे नए विचारों और चुनौतियों का अनुभव करते हैं। बच्चे अपने परिवेश के साथ अंत क्रिया के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चों के परिपक्व यानी कि जब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, होने पर संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता रहता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका संवेदीगामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच होती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर 7 साल यानी कि 7 वर्षों तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 साल से 11 वर्ष के बीच होती है, और आपकी लास्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष और अधिक उम्र तक चलती रहती है। जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है या संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है, जो मूल रूप से एक पूर्व तार्किक अवस्था है, क्योंकि तर्क अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, या 2 से 7 वर्ष की आयु तक होती है। हमने देखा है कि दूसरों वर्ष के अंत में बच्चा सीधे या शारीरिक रूप से बातचीत किए बिना मानसिक रूप से अनुभव का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो जाता है। यह भी है कि बच्चा यह समझना शुरू कर देता है कि प्रतीक वास्तविकता के कुछ पहलुओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वर्ष में बच्चा लाक्षणिक कार्य प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ है कि प्रतीकों का संचालन करने की क्षमता। यद्यपि बच्चा प्रतीकों के बारे में सोचने में सक्षम होता है। जो आपका लाक्षणिक कार्य है, एक प्रतिनिधित्व क्षमता है जो तब उभरती है जब बच्चा लगभग 22 से 24 महीने का होता है। यह एक एकीकृत क्षमता है जो बच्चे को किसी वस्तु, घटना जो मौजूद नहीं है, एक संकेतिक किसी अन्य वस्तु के माध्यम से जो मौजूद है, एक संकेतक का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाती है। जो आपका ये जो अवस्था है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व इस अवस्था के दौरान बच्चा प्रतीकात्मक खेल में संलग्न हो जाता है, जिससे लकड़ी के बक्से को कार, गोलाई, चालन चक्र और छड़ी बंदूक के रूप में माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपका, इन डैश अ टीचर एंड 2 to 4 students from form a collaboration group and take turns leading dialogue on the content of a text page। आपका क्वेश्चन दिया गया है और आपको ध्यानपूर्वक केयरफुली पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है, वही आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा। तो दिया गया है कि डैश में से एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं यानी ग्रुप बनाते हैं, और एक करके
लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना समझना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अन्योन्य शिक्षण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक। देखिए जो आपका अन्योन्य शिक्षण है, अन्योन्य शिक्षण आपका राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात पर बल दिया है कि बच्चे को एक प्राकृतिक शिक्षा के रूप में पहचानने की आवश्यकता है और ज्ञान को बच्चे की अपनी गतिविधि के परिणाम के रूप में पहचानने की आवश्यकता होती है। ऐसे अधिगम यानी कि जो आपकी लर्निंग है, जो बच्चे सीखते हैं, ऐसे अधिगम के माहौल पर जोर दिया जाता है कि यह बच्चे अपने अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं और सक्रिय शिक्षार्थी बने रह सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पारंपरिक शिक्षण है या अन्योन्य शिक्षण है यानी कि रेसिप्रोकल है, वह शिक्षण है जिसमें छात्र शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। जब उन्हें कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है तो शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में उनकी मदद करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज बीन प्रपोज्ड बाय द लैब Vygotsky फॉर टीचिंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ने के लिए लेव Vygotsky ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है। आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है ध्यानपूर्वक और समझना है और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुदेशात्मक पाठ। ठीक, यानी कि इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए जो लेव Vygotsky थे, वो सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव Vygotsky ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था यानी कि इंट्रोड्यूस किया था। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि इस विचार से है कि सामाजिक अंतक्रिया शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेव Vygotsky ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुदेशनात्मक पाठ का प्रस्ताव किया है। यह Vygotsky द्वारा दिया गया था शब्द है जो जिम्मेदारी के क्रमिक प्रदर्शन का वर्णन करता है। Vygotsky ने इस शब्द का प्रयोग MKO द्वारा बच्चों को नई अवधारणाओं कौशल सीखने के लिए प्रदान किए जाने सामाजिक और अनुदेशनात्मक पाठ का वर्णन करने के लिए किया था। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, दिया गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है क्वेश्चन को पढ़ के और बताना है कि कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दिया गया कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि द स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर्स। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो जॉन डीवी थे, जॉन डीवी एक अमेरिकी दार्शनिक ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव किया जो इस बात पर जोर देती है कि अधिगम केवल हस्त गतिविधियों आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से होता है। इसलिए छात्रों को अनुकूलन और अधिगम के लिए अपने पर्यावरण के साथ साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए। एक प्रगतिशील स्कूल एक प्रगतिशील शिक्षा का एक हिस्सा होता है जो प्रत्येक बच्चों की क्षमता और योग्यता में विश्वास करती है। प्रगतिशील शिक्षा विषय वस्तु और अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देती है। चलिए फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 10 की जितनी भी डिटेल जो क्वेश्चन में दिया गया है आपका, सारी डिटेल जितना भी डिस्कशन है क्वेश्चन नंबर 10 के अनुसार, आप लोग समझ गए होंगे कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। जो प्रगतिशील शिक्षा है किसने दिया था, जॉन डीवी साहब ने दिया था जो एक अमेरिकी दार्शनिक थे। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है आपका, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड appropriately to the mood, temperament and intention of other is known as।
आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो फ्रेंड्स, दिया गया है आपका हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव, प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन को पढ़ के ध्यानपूर्वक और समझना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। देखिए, जो आपका बहुबुद्धि सिद्धांत है, किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया था, जिन्होंने बताया था कि जिसमें 8 अलग-अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। गार्डनर ने शुरू में 8 प्रकार की बुद्धि का प्रस्ताव रखा था, जो बाद में बढ़कर 9 हो गई थी। इसी प्रकार गार्डनर प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न बुद्धि के अद्वितीय संयोजन के रूप में देखते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बुद्धि एक सामान्य कारक के प्रभुत्व के बजाय कई प्रकार की होती है और बुद्धि को किसी एक क्षेत्र से नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। जो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है, दूसरों की भावनाओं को समझने और उनसे संबंधित होने से संबंधित है। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि वाला व्यक्ति अन्य लोगों की विभिन्न भावनात्मक स्थितियों को समझ सकता है। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्तियों को समझकर प्रतिक्रियाएं देने की क्षमता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका पूरा डिस्कशन आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ अ फादर टू हिज सन, डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, यू आर अ बॉय। आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक और समझना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और सही ऑप्शन में आपको टिक करना है, वही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए, दिया गया है कि लड़कों की तरह ना रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया है। यह वाक्य क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक। देखिए, जो आपका लिंग है, लिंग सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित एक प्रोसेस है, एक सिस्टम को संदर्भित करता है जो किसी विशेष समाज में पुरुष या महिला होने का अर्थ बताता है। जो आपकी लैंगिक रूढ़िबद्धता है या रूढ़िवादिता है, एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण है या विशेषता या भूमिकाओं के बारे में एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण या पूर्व धारणा है जो महिलाओं और पुरुषों के पास है या होनी चाहिए। लैंगिक रूढ़िबद्धता हानिकारक है क्योंकि यह महिलाओं और पुरुषों को अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करने, उनके पेशेवर करियर के को आगे बढ़ाने और या उनके जीवन के बारे में चुनाव करने की क्षमता को सीमित करती है। पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया कि कथन दिया गया है कि लड़की की तरह मत रहो, तुम लड़के हो, लैंगिक रूढ़िबद्धता का संकेत है क्योंकि यह कथन एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण है या विशेषताओं की संदर्भित करता है जो महिलाओं और पुरुषों के बीच होनी चाहिए, तो लैंगिक समानता प्राप्त करने में एक बाधा है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज नॉट करेक्ट। आपके जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया गया है कि आपका जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, किस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया? नहीं है। जो कथन आपका होगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, और जो कथन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नॉट, यानी कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में जो कथन सही होगा वह आपका आंसर नहीं होगा, और जो बाकी जो आपका एक जो कथन रह जाएगा जो नहीं है, तो वही आपका आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं और ध्यानपूर्वक समझते हैं और सही ऑप्शन पर टिक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ के समझ कर कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, या शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन है, यानी कि जो आपका सीसी है, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है,
जिसमें आमतौर पर सीसीई के रूप में जाना जाता है, विचार प्रक्रिया पर और याद रखने पर जोर देता है, क्योंकि सीसीई में छात्रों के विकास के सभी पहलू शामिल हैं। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के साथ 2009 में सीबीएसई द्वारा मूल्यांकन की विद्यालय आधारित सिस्टम के रूप में या प्रोसेस के रूप में शुरू की गई थी। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया ने नवीनतम विकास है या शिक्षार्थियों के बीच अध्ययन के लिए रुचि पैदा करना और संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक और भावात्मक क्षेत्र साइज छात्रों के सर्वांगीण विकास का सुनिश्चित करता है। जो आपका पारंपरिक कागज कलम परीक्षण है, शिक्षार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं करते हैं, क्योंकि वे रटने पर आधारित होते हैं, जबकि सीसी मूल्यांकन की निरंतरता और नियमितता पर जोर देकर बच्चे के विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पहलुओं का आकलन करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, एजर्सन और रीजन दिया गया है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए, अगर आपका जो एजर्सन रीजन है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस सब्जेक्ट में, चाहे वो आपका सीडीपी हो यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, और चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, जितने भी एजर्सन रीजन के क्वेश्चंस होते हैं, जब तक आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितना भी सिलेबस है आपके सब्जेक्ट्स में, तब आपको पता होना चाहिए कंटेंट, जितना भी उसका कंटेंट है, तब आपको टॉपिक पता होना चाहिए, तभी आप एजर्सन रीजन को सॉल्व कर सकते हो। तो मान लीजिए, अगर आपका एजर्स, तो ऑप्शन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए आपको सारे कंटेंट बेस्ड जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, जो एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट और सारा टॉपिक आपको पता होना चाहिए पहले से ही। तभी आप एजर्सन रीजन को सॉल्व कर सकते हो और सही ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो। देखिए, जो आपका एजर्सन दिया गया है, मान लीजिए अगर आपके एजर्सन रीजन दोनों ही सही है और जो रीजन है आपका सही व्याख्या कर रहा है किसकी? एजर्सन की, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगर आपका एजर्सन रीजन दोनों ही सही है, लेकिन जो आपका रीजन है सही व्याख्या नहीं कर रहा है किसकी? एजर्सन की, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और अगर एजर्सन सही है लेकिन रीजन गलत है, तो आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और अगर एजर्सन रीजन दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, पढ़ते हैं और केयरफुली समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और सही ऑप्शन पर टिक करते हैं। देखिए, जो आपका एजर्सन दिया गया है, आर टीचर शुड अंडरस्टैंड द सोशल, कल्चरल, रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। रीजन दिया गया है, लर्नर इन क्लासरूम कंप्राइजेस अ होमोजीनियस ग्रुप। कथन दिया गया है कि एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। तो बिल्कुल समझना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करें, बिल्कुल गलत। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें एजर्सन सही है लेकिन रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। ठीक। देखिए, जो विविधता है, लोगों का एक समूह है जो उन व्यक्तियों से बना है जो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न है, या इसका अर्थ है लोगों के बीच सामूहिक मतभेद, अर्थात वे अंतर हैं जो लोगों के एक समूह को दूसरों से अलग करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि संस्कृति, भाषा, लिंग, उपस्थिति, जैसे त्वचा का रंग, बालों का प्रकार, जीवन शैली, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संरचना, क्षमताएं जैसे शारीरिक, सामाजिक, रचनात्मक और बौद्धिक मूल्यों और विश्वासों में अंतर करता है। कक्षा एक ऐसा स्थान है जहाँ विभिन्न गतिविधियां चल रही हैं, जहाँ अंत क्रिया होती है, सामाजिक परिस्थितियों को बढ़ावा दिया जाता है। एक शिक्षक को कक्षा में सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षार्थियों के विविध आवश्यकताओं को समझना चाहिए, जैसे कि भाषिक विविधता, आर्थिक विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, लैंगिक विविधता। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, प्रियंका यूजेस विबग्योर टू मेक द स्टूडेंट लर्न द सीक्वेंस ऑफ 7 कलर इन अ रेनबो। देखिए, जो आपका रेनबो होता है, 7 कलर का होता है, जिसमें आपका वायलेट, इंडिगो और आपका ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर होते हैं आपके रेनबो में। दिस स्ट्रेटेजी फॉर मेमोराइजिंग द सीक्वेंस ऑफ कलर इज कॉल्ड। अब आपको क्वेश्चन को रीड करना है और ध्यानपूर्वक समझना है, तो सही ऑप्शन पर आपको टिक करना है। ठीक।
देखिए दिया गया है, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आप पिनाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा स्मरणोकारी, यानी कि निमोनिक, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए जो स्मृति है, स्मृति से तात्पर्य है कि सूचना को बनाए रखने और एक संज्ञानात्मक कार्य को करने के लिए आवश्यक समय पर इसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता से है। स्मृति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियां होती हैं, जैसे कि स्मृति को बढ़ाने की एक विधि है या तकनीक है संगठन का उपयोग करना। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि प्रथम अक्षर तकनीक। इस तकनीक में प्रत्येक शब्द से पहले अक्षर को याद करने के लिए एक सार्थक शब्द या वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। और उदाहरण के लिए स्मरणोत्कारी तकनीक का उपयोग करके इन धनुष के रंग को याद किया जा सकता है, जैसे कि अभी ग्योर, यानी कि बैनी आप इनाला हम लोग हिंदी में कह सकते हैं। शब्द का अर्थ इन धनुष के सभी 7 रंगों बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल से, यानी कि वायलेट, इंडिगो, और आपका हो जाएगा ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड से है। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी कि अब आपको बताना है कि निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। ठीक, इनमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लेखन वैकल्प, यानी कि लेखन वैकल्य, यानी कि डिसलेक्सिया, विषय पढ़ने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए जो आपका रचनात्मक अभिसारी चिंतन है, जो आपके किससे मिलता है, अभिसारी चिंतन वाले लोग अधिकतर सृजनात्मक होते हैं। जो आपका डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया जो होगा आपका, डिसलेक्सिया पाठ पढ़ने में कठिनाई। ठीक। और जो आपका बौद्धिक स्तर है, एक स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण है। ठीक। और जो आपका समावेश है, विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका समावेश है, विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। ठीक। यहाँ पे क्या होगा, निम्न में से युग्म का मिलान कौन सा सही नहीं है, नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, क्योंकि जो आपका विषय की जगह क्या होगा, पाठन वैकल्य होगा। ठीक, इसीलिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा है, मिलान नहीं, ये आपका नहीं होगा। ठीक। और बौद्धिक स्तर और ये, ठीक, इसमें से कौन सा सही होगा, लेखन वैकल्प, यानी कि डिसलेक्सिया क्या है, विषय पढ़ने में कठिनाई का एक सही सुमेलित युग्म है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर इफेक्टिव फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है और ध्यानपूर्वक समझना है और आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक। देखिए दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निषक्ता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका हो जाएगा, विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग, बिल्कुल सही। और लिखा है कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योग्यता को समुन्नत करना, बिल्कुल सही। थर्ड है आपका, प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, बिल्कुल गलत। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानदंड निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना, बिल्कुल गलत। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें क्या है, फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। ठीक, फर्स्ट और सेकंड आपका सही है। ठीक। देखिए जो आपका समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी विद्यार्थियों की शिक्षा से है या सभी विद्यार्थी अधिगम की प्रक्रिया में समान भागीदार हैं।
समावेशी तब बनी रहती है जब किसी समूह के सभी सदस्य उसकी गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, जिसका अर्थ है कि कई प्रावधान सभी सदस्यों के लिए विचारणीय है, न कि केवल विशिष्ट समूह या विशेष योग्यताएं, अक्षमताएं और या आवश्यकताओं वाले सदस्यों के लिए विचारणीय है। समावेशन का अर्थ है दृढ़ विश्वास और दर्शन के संदर्भ में विद्यालय का एक मौलिक सुधार, जिसका पाठ्यक्रम मूल्यांकन, शिक्षा शास्त्र, विद्यार्थियों के समूहीकरण और विद्यालय के वातावरण और को लोकाचार में पालन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास faces problem in expressing views and often switches between the school mainstream language and the dialect spoken in his/her hometown. As a teacher you must, यानी कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार-बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, ताकि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा और उस पर क्या करना है, आपको टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जो आपकी भाषा है, भाषा विश्व के साथ संवाद करने का एक साधन है। विश्व के आकार को देखते हुए विश्व के अलग अलग भागों में कई सभ्यताएं रही हैं, जिन्हें अलग अलग भाषाओं का विकास किया है। हालांकि कुछ भाषाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लगभग लग सकती हैं और आसानी से अनुकूल हो जाती हैं, लेकिन कई भाषाएं एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं और एक दूसरे से जुड़ना मुश्किल होती हैं। यह अक्सर ऐसी स्थिति पैदा करती है कि जहां एक शिक्षार्थी अक्सर लक्ष्य भाषा और स्थानीय बोली से बदलता है। ऐसी स्थितियां उन विद्यालयों में काफ़ी एक समान भाषा होती है जिसमें एक अंग्रेजी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन कुछ छात्रों ने अपनी भाषा की ध्वन्यात्मकता के कारण अन्य भाषाओं में बोलना मुश्किल होता है और इसमें दोनों भाषाओं का आपस में मिलन करता है और बार-बार बदलता है। कुशल संचार के लिए छात्र की इस त्रुटि से बचना आवश्यक है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि एक समावेशी कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को समान व्यवहार से रखा जाए? तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा और आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और सही ऑप्शन को टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने में वचनबद्ध होती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखिए, जो आपका समावेशी है, समावेशन भी आप कह सकते हो, और समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा, जो आपका समावेशन है सभी बच्चों और वयस्कों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, साथ ही बहिष्करण, भेदभाव, सीखने में आने वाली बाधाओं और भागीदारों भागीदारी को दूर करने या बच्चों की पृष्ठभूमि, रुचियां, अनुभव, ज्ञान और कौशल के विविधता के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील बनने के लिए विद्यालयों का समर्थन करने के बारे में है। विशेष आवश्यकता वाले छात्र मुख्य धारा की एजुकेशन सिस्टम के भीतर सिखाते हैं और सभी की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी बाधाओं को दूर करने की प्रतिबद्धता है। इसलिए समावेशी कक्षा में अपनी भूमिकाओं को सही ठहराने के लिए शिक्षक को प्रभाव शिक्षण अधिगम रणनीतियों के स्वयं को सज्जित करने की आवश्यकता है। जो आपका समावेशी कक्षा है, समावेशी शिक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को एक समान रूप में समझा जा सके और उनको ज्ञान दिया जा सके। देखिए, जो अपनी कक्षाओं में छात्रों की विविधता को पहचानने और उनका जवाब दें, अनौपचारिक रूप से एक छात्र की एक जरूरत के कौशल का आकलन करने में सक्षम हो, केवल एक मानकीकृत पाठ्यक्रम पर निर्भर होने के बजाय शैक्षिक सहायता वाले छात्रों के अधिकारों से अवगत रहें और उचित सामग्री, उपकरण या विशेषज्ञों का पता लगाएं।
चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सौरभ सो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन द इंक्लूसिव क्लासरूम। अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक और समझिए और सही ऑप्शन पर टिक करिए। ठीक। देखिए, दिया गया है कि एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा दृष्टिबाधिता, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। दृष्टिबाधिता। देखिए, जो आपका समावेशी है, समावेशी कक्षा एक ऐसी कक्षा है जिसमें जहाँ अधिगम में कठिनाई के रूप में और कठिनाई के साथ या बिना सभी छात्र एक साथ सीखते हैं। सभी छात्रों ने समान रूप से पढ़ाया और शिक्षक सभी को समान अवसर प्रदान करता है। कुछ होती हैं अक्षमताएं, और इस आयु के लिए उपयुक्त दैनिक जीवन के अक्षमताओं कार्यों को करने में असमर्थता को दर्शाती है। अक्षमता शारीरिक मस्तिष्की धात, हड्डी रोग, विकलांगता, मानसिक में मानसिक मंदता, अधिगम की असमानताएं या संवेदी, दृश्य, भाषण और श्रवण हो सकती हैं। जितनी जल्दी हो सके विशिष्ट अक्षमता की पहचान करना और जल्दी उचित चिकित्सा शुरू करना और महत्वपूर्ण है। देखिए, जो यह सौरभ है एक समावेशी कक्षा में कुछ विशेषताओं को दिखाता है जो दृश्य हानि का संकेत है, यानी क्या है, दृष्टि बाधित है। जो एक समावेशी कक्षा में बच्चा निम्नलिखित लक्षणों से प्रभावित है, और कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनको हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं ताकि बच्चे को अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त किया करवाया जा सके। तो 10 कानों के लिए एक आंख को बंद करना या ढकना, पढ़ते समय उंगली को लाइन मार्कर के रूप में उपयोग करना, चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत तरीके से पढ़ाया जा सकता है, आंखों का अत्यधिक रगड़ना, लगातार भौंकना, किसी चीज को देखते समय सिर झुकाना या सिर मुड़ाना, बार बार झपकना और एक आंख बंद करना या आंख में लालिमा होना, पढ़ते समय पुस्तकों को अपने बहुत पास या बहुत दूर रखना। ये सारी समस्याएं उनको हो सकती हैं, दृष्टि बाधिता वाले बच्चों को। ठीक। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। तो अब आपको बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सा प्रावधान इन ऑप्शंस में से नहीं होगा। देखिए, जो प्रावधान होंगे वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएंगे, जो प्रावधान नहीं होंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लगा है, नहीं, यानी कि नॉट, ठीक, नहीं सुझाया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक। देखिए, जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, वह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य है कि हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना। यह नीति 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के अनुरूप एक नया प्रोसेस है, एक नया सिस्टम बनाने के लिए इसके विनियमन और शासन सहित शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं के संशोधन और सुधार का प्रस्ताव करती है। देखिए, जो प्रत्येक छात्र हैं, जो नेप 2020 की विशेषताओं के अनुसार कुछ निम्नलिखित पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। नेप 2020 में प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमता को पहचानना और बढ़ावा देना, शिक्षकों के साथ साथ माता पिता को शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक छात्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए संवेदनशील बनाना चाहिए। रटने और परीक्षण के लिए सीखने के बजाय नियमित सृजनात्मक आकलन पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान। ठीक। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, द करिकुलम इन द स्कूल शुड फॉलो द करिकुलम प्रिंसिपल ऑफ मूविंग फ्रॉम डैश टू डैश एंड फ्रॉम डैश टू डैश। यानी कि विद्यालयों में
पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश से डैश और डैश से डैश की तरफ बढ़े हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना है कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 के लिए सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त, अमूर्त, स्थानीय और वैश्विक। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो आपका एक पाठचर्या है, एक पाठचर्या को अधिगम की योजना कहा जाता है, जिसमें हमारे समाज में शिक्षा के उद्देश्य के बारे में धारणाएं होती हैं। इसकी एक निश्चित संरचना भी है जिसके माध्यम से योजनाकारों की दृष्टि को शिक्षार्थी के लिए अधिगम के अनुभव में अनुवादित किया जा सकता है। जो आपका पाठचर्या शब्द का लैटिन अर्थ है जो रथों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक दौड़ का मैदान है, जो इस तरह के सुधार ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से मूर्त और स्थानीय से वैश्विक तक जाने के व्यापक रूप से स्वीकृत पाठचर्या सिद्धांतों के अभ्यास की सुविधा प्रदान करेंगे। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, अ टीचर इनकरेज हर स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द रिकॉग्नाइज मीनिंगफुल वर्ड such as pen, tiger, water to initiate reading. Which principle of teaching, which principle of learning is this pedagogy situated in? अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है ध्यानपूर्वक और समझना है और क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन टिक करना है। देखिए जो आपका एक अध्यापक है, एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए यानी कि किसी किसी विषय के पाठ को शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्र प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, संरचनावाद। ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म। देखिए जो आपका संरचनावाद है, संरचनावाद आपका एक अधिगम की एक प्रक्रिया है जो निरंतर और जीवन भर चलती रहती है। साधारण व्यवहारों से जैसे लाइट ऑन करना या मेज से पुस्तक उठाना, कार चलाना या अंतरिक्ष यान चलाना जैसे जटिल व्यवहार सब कुछ अधिगम के कारण ही वास्तविकता बन जाते हैं। अधिगम एक व्यक्ति को वह बनाकर सशक्त बनाता है जो वह नहीं और बनना चाहता है। जो आपका संरचनावाद है, संरचनावाद इस विचार पर केंद्रित है कि मानव ज्ञान और अधिगम का निर्माण अध्यापक द्वारा सक्रिय रूप से किया जाता है, न कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान हमेशा किसी का ज्ञान होता है या अनुभव करने वाले व्यक्ति द्वारा रचित या निर्मित किया जाता है। विद्यार्थी एक निष्क्रिय इकाई नहीं है बल्कि सक्रिय संज्ञानात्मक विषय है। वह ज्ञान के अधिगम और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, कॉन्सेप्चुअल चेंजेस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग शुड बी इनकरेज्ड बाय। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, देखिए जो आपका परिवर्तन है, बदलाव है, परिवर्तन एक क्रमिक और सतत प्रक्रिया है और जीवन के एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। संप्रत्यों और अवधारणाओं के अनुभव के माध्यम से सीखा जा सकता है। बच्चों की पहली अवधारणाएं मूर्त होती है जिन्हें संवेदी गुणों द्वारा पहचाना जाता है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हम अपने पहले के मूर्त विचारों पर निर्माण करके अधिक अमूर्त या सैद्धांतिक अवधारणाओं को प्राप्त करते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत में बच्चों में देखे गए तार्किक चिंतन में परिवर्तन का वर्णन और व्याख्या करने के लिए कई विचारों और अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। देखिए जो आपके बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक परिवर्तन है या बदलाव है
को कई उदाहरण देकर और बच्चों को तर्क करने के लिए प्रोत्साहित करके प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चे उदाहरण के बारे में सोचेंगे और अवधारणाओं को सीखने के नए तरीके खोजेंगे। धीरे धीरे उनका चिंतन विकसित होगा। शिक्षक चिंतन और वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए वास्तविक जीवन के उदाहरण दे सकते हैं, जिससे अपनी अवधारणाओं को तर्क करने और स्पष्ट करने में मदद मिलती है। बच्चे के चिंतन को प्रगतिशील और सभ्य बनाना है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। A student in your class feel anxious and concerned about the competitive environment. As a teacher, you feel। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और ध्यानपूर्वक समझिए क्वेश्चन को और उसका आंसर दीजिए। ठीक। देखिए जो क्या कह रहा है, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आंशिक और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि आपके ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। ठीक। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, ये आपका गलत हो जाएगा और बी सही होगा। उच्च स्तर की शैक्षणिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है या जिम्मेदार रखती है। ठीक। और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों को बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावनात्मक डर पैदा होता है, जो विद्यार्थी की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें ए आपका गलत होगा, लेकिन बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। देखिए जो आपका पुरानी पीढ़ी में पहले के दिनों में तनाव और चिंता का प्रचलन था, लेकिन अब यह जीवन शैली की बीमारी कम आयु के लोगों में फैल गई है। प्रतिस्पर्धा के दबाव और कक्षा में बाकी सभी से बेहतर प्रदर्शन करने के दबाव ने छात्रों को तनाव और चिंता का शिकार बना दिया है। तनाव और चिंता लोगों को प्रेरित करती है, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भय का वातावरण तनाव और चिंता या छात्रों की बढ़ती आशंका या बेचैनी से उत्पन्न होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। दिया गया है, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोर्स गर्ल्स एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर एट ए एन डैश इन टर्म ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। दिया गया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियों और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में डैश स्तर पर हैं। आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है और सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रतिकूल। ठीक। देखिए जो आपका अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, भारतीय समाज के दो सबसे वंचित वर्ग हैं जिन पर विशेष ध्यान देने के लिए आवश्यकता है। साथ में वे देश की कुल आबादी का लगभग एक चौथाई। अनुसूचित जाति लगभग 16% और अनुसूचित जनजाति लगभग 8% भाग है। प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी बच्चे उन बच्चों को कहते हैं जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय जाते हैं, जिनके माता पिता ने प्राथमिक स्तर तक औपचारिक शिक्षा पूरी की है। वे आंखें बंद करके विद्यालयों और प्रशिक्षण ट्यूशन पर निर्भर होते हैं। जो आपके अनुसूचित जातियां हैं और जनजातियों से जुड़े बच्चे हैं, प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियों और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में प्रतिकूल स्तर पर हैं। इन बच्चों को शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों और सरकारी पहलों के बाद इन बच्चों को शिक्षित करना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। एजर्सन रीजन दिया गया है, चलिए रीड करते हैं। लर्निंग इन द स्कूल शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन। बिफोर चिल्ड्रन इंटर स्कूल दे आर ऑलरेडी हैविंग अ वेल डिफाइंड वोकेबुलरी एंड एन अंडरस्टैंड ऑफ कॉन्सेप्ट। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, दिया गया है कि विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्मित होना चाहिए। विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों को समझ होनी चाहिए। तो देखिए जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, ये आपका कौन सा है, बोनस मार्क्स क्वेश्चन है।
इसमें क्या दिया गया, इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, मिसप्रिंट है। ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, बट जिस कैंडिडेट ने 31 दिसंबर 2021 के पेपर 1 के सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व किया है या सॉल्व नहीं किया है, तो उनको क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 27 में 1 मार्क्स उनको क्या मिलेगा, बोनस मार्क्स के रूप में मिलेगा। ठीक, फ्री के नंबर है ये। ठीक, क्योंकि इसमें जो आपका एजर्सन रीजन दिया गया है, इसमें आपका कुछ मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। इसी वजह से सीबीएसई ने सीटेट के 31 दिसंबर 2021 के सीडीपी के क्वेश्चन नंबर 27 में 1 मार्क्स बोनस मार्क्स दे रखा है जिन कैंडिडेट्स ने 31 दिसंबर 2021 का पेपर 1 दिया था। ठीक, ये कौन सा है, बोनस मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक, इसमें आपको क्या मिलेगा, 1 बोनस मार्क्स मिलेगा। बोनस मार्क्स का मीन्स होता है कि आप अगर क्वेश्चन में कोई गलती है तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है उसके अकॉर्डिंग, तो क्या करता है सीबीएसई, उस कैंडिडेट को बोनस मार्क्स देता है। ठीक, तो आपको, आप चाहे सॉल्व करो चाहे ना मिलो। ठीक, आप चाहे सॉल्व करो चाहे ना करो, इसमें आपको क्या मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेंगे, बोनस मार्क्स। ठीक, चलिए समझते हैं, जो अधिगम है जन्म से नहीं बल्कि वंशानुगत संसाधनों का उपयोग है करके योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। विद्यालय एक ऐसे समाज की प्रतिनिधि है जो लोगों के विषम समूह से बना होता है। इसका तात्पर्य है कि विद्यालय में बच्चों को उनके वातावरण से भिन्न प्रकार के वातावरण में रखा जाता है। वे एक नए समाज के सदस्य बन जाते हैं जहाँ संचालन के नियम, मानदंड और पारंपरिक शैलियाँ स्थानीय वातावरण से भिन्न होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, A student feel that she would not be able to achieve success on a test and will never be able to improve her performance. Such beliefs about ability. फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक और समझिए, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है और आपको इसका आंसर निकालना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, मेक द स्टूडेंट फील अ सेंस ऑफ गिविंग अप द टास्क एंड एक्सपीरियंस लर्न हेल्पनेस। ठीक, क्या होगा, छात्रों के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम आशायपन की ओर धकेलता है। ठीक, दिया गया है आपका, यह छात्र यह मानता है कि एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी, वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है, किस प्रकार प्रभावित करेगा, छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जो आपका मूल्यांकन है, या मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण आयोजित किए जाते हैं कि छात्र कक्षा में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं और वे कितना समझने में सक्षम है। मूल्यांकन की अवधारणा छात्र के ज्ञान और व्यवहारिक प्रदर्शन को मापने के लिए या केवल पाठ्य पुस्तकों के रटने के लिए नहीं है, बल्कि लेकिन अच्छे ग्रेड प्राप्त करना और प्रतियोगिताओं में तल चिन्ह से ऊपर रहने के लिए अत्यधिक दबाव के कारण छात्र इस सार को खो देते हैं और अधिक ज्ञान केंद्रित पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहाँ कुछ छात्र याद करने के माध्यम से अच्छे अंक प्राप्त करते हैं जबकि अन्य अवधारणा के माध्यम से सीखते हैं। कुछ छात्र पिछड़ जाते हैं क्योंकि वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी बाय अ टीचर इज मोस्ट इफेक्टिव इन कीपिंग स्टूडेंट कंटिन्यूअली मोटिवेटेड टू लर्न। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज्यादा मददगार है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है ध्यानपूर्वक और सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यार्थियों में योग्यता की संवैधानिक धारणा विकसित करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए, जो आपका अधिगम है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है और अधिगम की प्रक्रिया के लिए सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यकता होती है। कुछ नया सीखने के लिए सबसे बुनियादी चीज समर्पण और जिज्ञासा का होना, जो बिना अभिप्रेरणा के संभव नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा 31 दिसंबर 2021 का
पेपर 1 का CDP का 30 क्वेश्चन में से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। एरर्स में बाई चिल्ड्रन आर इंडिकेटिव ऑफ। बच्चे द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? तो आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है कि बच्चों द्वारा की गई गलतियां या त्रुटियां क्या दर्शाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। देखिए, जो लोग छुट्टियां करते हैं, जो सभी शिक्षार्थी छुट्टियां करते हैं, जैसा कि किसी ने कहा है कि आप नासमझी के बिना सीख नहीं सकते। चाहे आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, पतंग उड़ाना सीख रहे हो या भाषा सीख रहे हो, हर कोई छुट्टियां करता है। कोई भी आइडल पर्सन नहीं है, हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं। छुट्टियां एक गलत रूप है, यह एक निश्चित संकेत है। शिक्षार्थी ने अधिगम की प्रक्रिया में चयनात्मक विषय के मूल में निपुणता हासिल नहीं की है। बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रकार में परिलक्षित होती है। वयस्क के साथ साथ बच्चों में भी त्रुटियां हो सकती हैं। त्रुटियों के प्रकार माध्यम से त्रुटियों का गुणात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। वयस्क मूर्खतापूर्ण गलतियां करते हैं जो शायद गंभीर ना हो, क्योंकि वे छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और बड़ी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बच्चे काफी बड़ी गलती कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अवधारणा का अनुभव नहीं हो सकता। तो जो आपकी त्रुटियां हैं, खराब बुद्धि, कम क्षमता और ज्ञान को पुनः पेश करने में बच्चों की अक्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। त्रुटियां कभी स्थायी नहीं होती हैं, उन्हें सुधारा जा सकता है और संशोधित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने 31 दिसंबर 2021 का पेपर 1 के CDP पार्ट के 30 क्वेश्चंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई डाउट हो आपको, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। आई विल रिप्लाई टू ऑल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर इम्पॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।